बीबीसी दुनिया में आज देखिए वीगर मुसलमानों के लिए क्या है चीन का पॉपुलेशन प्लान। चीन से बचकर निकले वीगर मुसलमानों का इल्जाम शिनजियांग प्रांत में जबरन कराई जा रही है मुसलमान महिलाओं की नसबंदी। ड्रोन फुटेज से सामने आए कैंपों में दी जा रही यातना के सबूत, चीन ने किया आरोप खारिज। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में वीगर मुसलमानों को लेकर चीन पर लग रहे आरोपों की बात, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। अब तक 7,53,000 से ज्यादा लोगों ने दी बीमारी को मात। कुल मामले 11,93,000 से ज्यादा। दुनिया भर में 1,49,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना के मामले। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, दक्षिणी यमन में साल के अंत तक 30 लाख लोग होंगे भूख से बेहाल। अमेरिका ने चीन को दिया ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश। बौद्धिक संपदा और निजी जानकारी की रक्षा बताई वजह। चीन ने कहा उकसाने वाला कदम। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में। चीन इन दिनों कोरोना वायरस के अलावा वीगर मुसलमानों से कथित बुरे सलूक को लेकर भी चर्चा में है। चीन से बचकर निकले पीड़ितों का इल्जाम है कि वहां महिलाओं की जबरन नसबंदी की जा रही है। एक ड्रोन फुटेज सामने आया है जिससे वीगर मुसलमानों को कैंप में रखकर उन पर जुल्म किए जाने के आरोपों को बल मिलता है। चीन इन आरोपों को गलत बताता है। कवर स्टोरी में आज इसी की पड़ताल। सामने आया ड्रोन फुटेज चीन के शिनजियांग प्रांत का बताया जा रहा है, जिसमें वीगर मुसलमानों को आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं ले जाया जा रहा है। बीबीसी ने जब ये फुटेज ब्रिटेन के चीनी राजदूत लियू शाओमिंग को दिखाया तो उन्होंने इसे चीन के खिलाफ दुष्प्रचार बताकर खारिज करने की कोशिश की। पहले देखिए बीबीसी संवाददाता एंड्रयू मार की लियू शाओमिंग से हुई खास बातचीत के कुछ अहम अंश। आइए विचलित कर देने वाली इस ड्रोन फुटेज को देखते हैं जिसे पूरी दुनिया में शेयर किया जा रहा है। ये उत्तरी चीन के शिनजियांग की है। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। ये पहला मौका नहीं है जब आपने मुझे कुछ दिखाया है। मुझे याद है कि पिछले साल भी आपने दिखाया था कि शिनजियांग में क्या हो रहा है। क्या आप कभी शिनजियांग गए हैं? नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं गया। शिनजियांग को वहाँ की सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है। चीनी कहावत है, आपको नहीं मालूम कि चीन कितना विशाल है। लेकिन ये तो कोई खूबसूरत कवरेज नहीं है। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हजारों आतंकवादी हमलों के कारण 1990 के बाद शिनजियांग पूरी तरह बदल गया है। वो कई साल पहले की बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आधुनिक चीन में ये लोग घुटनों पर क्यों बैठे हैं? इनकी आंखों पर पट्टियां क्यों बंधी हैं? इन्हें शेव क्यों किया गया है और ट्रेनों की ओर क्यों ले जाया जा रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो टेप कहाँ से मिला। कई बार आपको जेल और कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। किसी भी देश में ऐसा होता है। लेकिन एम्बेसडर, इसमें क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम कि आप ये वीडियो टेप कहाँ से लाए हैं। बीबीसी ने चीनी राजदूत को एक वीगर महिला का बयान भी दिखाया जिसमें वो दावा कर रही है कि चीन में वीगर महिलाओं की जबरन नसबंदी करा दी जाती है। राजदूत शाओमिंग ने इस आरोप को भी गलत बताया। चीन के बाहर शिनजियांग प्रांत का जब भी जिक्र आता है, चीनी सरकार कटघरे में नजर आती है। वहां के कैंपों में वीगर मुसलमानों को यातना देने के आरोप लगते रहे हैं। अब चीन पर उनकी जबरन नसबंदी कराने का भी आरोप लग रहा है। चीन का दावा है कि वो इन कैंपों के जरिए इस्लामिक चरमपंथ को काबू करता है। देखिए बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर गैब्रियल गेटहाउस की रिपोर्ट, जिसकी कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पहले हमें कैंपों के बारे में पता चला था जहां पर लाखों लोगों को बंद करके वहां प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। फिर यातना, शोषण, बंधुआ मजदूरी और जबरन नसबंदी की खबरें आईं। चीन इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिनजियांग में जातीय संहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों की कानूनी शिकायत भी की गई।
The lawyers say they'll be relying on a significant वकीलों का कहना है कि उनका दावा अहम सबूतों के आधार पर है। इनमें हाल में सामने आए दस्तावेज और शिंजियांग में इस सब का सामना कर चुके गवाहों के बयान भी हैं, जो किसी तरह वहां से भागकर अपनी दास्तां सुना पाए हैं। Xinjiang and crucially who've made it out to tell their stories. जुमरत दाऊद ऐसे ही लोगों में से एक हैं। अभी वो अमेरिका में सुरक्षित हैं। उनकी कहानी 2018 के शुरुआती दिनों से शुरू होती है, जब उन्हें शिंजियांग के एक पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। सवाल पूछने के बाद उन्हें एक हिरासत केंद्र में भेजा गया। उसने छड़ी से पीटते हुए मेरी पीठ पर लात मारी। दूसरी महिलाएं चिल्ला रही थीं। उसे रोकने के लिए कह रही थीं कि इसे नियम नहीं मालूम, मगर उसने मुझे पीटना जारी रखा। मैंने कहा या खुदा, तो उसने कहा अपने खुदा को बुलाओ, अगर वो महान है तो अभी तुम्हें मुझसे बचाए। चीनी सरकार पिछले साल बीबीसी के हमारे सहयोगियों को शिंजियांग की यात्रा पर ले गई थी। वे हमें उस जगह को खुशहाल दिखाना चाहते थे जहां वीगर और अन्य मुसलमान अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथ से हटाकर काम और भाषाएं सिखाने पर जोर दिया जा रहा था। मगर अंदर के हालात से परिचित लोग और ही कहानी बयां करते हैं। वहां इस्लाम के खतरों और कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यों पर प्रचार करने वाले भाषण चलते हैं और नियम तोड़ने वालों को गार्ड कड़ी सजा देते हैं। उन गोलियों को खाने के बाद हम सुन्न पड़ जाते। हम अपने परिवार के लोगों के बारे में भी नहीं सोच पाते। मेरी 5 साल की बच्ची घर पर थी, मगर अंदर रहकर मुझे उसकी भी याद नहीं आती थी। पिता, पति और 3 बच्चों का भी जरा सा ख्याल नहीं रहा। हर दिन मैं बस मरने से बचने के बारे में सोचती थी। इसी तरह मैंने अंदर 2 महीने बिताए। जुमरत का कहना है कि हर 2 हफ्ते में महिलाओं को इंजेक्शन दिया गया और हर दिन एक गोली खिलाई गई। इनमें क्या था, उन्हें नहीं मालूम। शिंजियांग जाना आसान नहीं है। वहां के लोगों के बाहर संपर्क रखने पर भी नजर रखी जाती है। इसलिए इन कैंपों में कितने लोग रखे गए हैं, इसकी सही संख्या नहीं मालूम। मगर शोधकर्ताओं का अंदाजा है कि यह संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। जुमरत दाऊद को 2 महीने बाद रिहा कर दिया गया, मगर उसके बाद और भी बुरा हुआ। उन्होंने चीन की 2 बच्चों की नीति को तोड़ा था, तो उन्हें जुर्माना भरने को कहा गया। उन्हें बताया गया कि नसबंदी की जाएगी मुफ्त में। वो डर गई थीं। जुमरत को एक क्लिनिक में ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और जब उन्हें होश आया तो वो बाकी महिलाओं के बीच में थीं। मैंने आसपास देखा, महिलाएं दर्द से बिलख रही थीं। आधे घंटे बाद मुझे पेट में दर्द होने लगा। मैं भी बाकियों की तरह रोने लगी। दर्द बहुत ज्यादा था। जुमरत ऐसा सहने वाली अकेली नहीं है। पिछले महीने प्रकाशित शोध में कहा गया है कि शिंजियांग में बहुत सी महिलाओं की जबरन नसबंदी की जा रही है या फिर गर्भ निरोधक उपकरण लगाए जा रहे हैं। ये बच्चे पैदा करने से रोकने की योजना है। मेरे ख्याल से इसके 3 आधार हैं। पहला, क्रूरता से सजा देना, खासकर उन्हें जो जन्म नियंत्रण की नीतियों को तोड़ते हैं। दूसरा, महिलाओं के गर्भाशय में उपकरण लगाना। तीसरा है व्यापक स्तर पर नसबंदी, जिसके जरिए वीगर मुसलमानों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का लक्ष्य था। शोधकर्ताओं को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो जुमरत के आरोपों की पुष्टि करते हैं कि नसबंदी न करवाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने की धमकी दी जाती है। चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन दस्तावेजों और जुमरत समेत अन्य के बयानों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इस मामले की जांच हो सके और चीन के वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सके। ऑपरेशन के बाद जुमरत और उनका परिवार शिंजियांग से अमेरिका भागने में सफल रहा, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सामने अपने अनुभवों पर खुलकर बात की और वापस जाने पर निशाना बनाए जाने की आशंका जताई। वीगर समुदाय के सामने 2 मुश्किल विकल्प हैं, या तो निर्वासित हो जाएं या फिर घर पर ही रहें। दुनिया के शायद सबसे शक्तिशाली देश में होने के बावजूद न्याय के लिए आईसीसी में जाना भी दूर की कौड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पाकिस्तान में क्या है कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की परेशानी, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भोयन। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर में कोरोना महामारी के ताज़ा अपडेट्स पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेस मास्क लगाने को लेकर अपने बयान से पलट गए हैं। अब उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। कई महीनों में पहली बार कोरोना वायरस पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना मास्क दिखाकर कहा कि वो इसका इस्तेमाल करके खुश हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I mean, I carry the mask when I have to go. I went into Walter Reed Hospital the other day. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. If I'm in an elevator and there are other people with me, including like security people, it's not their fault. They have to be in the elevator. I want to protect them also. राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी है कि अमेरिका में हालात सुधरने से पहले और बुरे हो सकते हैं। तो वहीं कोरोना वायरस के शिकार देशों में अमेरिका सबसे आगे है। यहाँ 39 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,42,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। तो वहीं द पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि साउथ अमेरिका में इस महामारी के थमने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है। बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबो, पेरू में संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं कुछ मध्य अमेरिकी देशों में बीते हफ्तों में सबसे ज्यादा संक्रमण देखने को मिला है। बात मेक्सिको करें तो मेक्सिको में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 40,000 के पार हो गया है। मरने वालों की संख्या के मामले में मेक्सिको अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। उधर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित की संख्या जो है वो करीब 2,70,000 हो गई है। वहां कोरोना के मरीजों का इलाज करने में जुटे कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज और उनके परिवार वाले उन्हें डरा धमका रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का ये भी कहना है कि कुछ लोग शर्म के मारे कोरोना के लक्षण को छिपा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फरज जावेद ने इस्लामाबाद के मुख्य कोविड अस्पताल में आईसीयू के डॉक्टर्स से बात की। यहाँ तैनात डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें वायरस से ही नहीं लड़ना पड़ रहा, बल्कि गलत जानकारियों से भी जूझना पड़ रहा है। उन्हें लोगों को खुद पर यकीन करवाना पड़ रहा है और समझाना पड़ रहा है कि कोरोना वायरस असली है। जिस कंडीशन में होता था उसके बावजूद वो डिनाई करते थे कि नहीं, कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक यहूदी साजिश है। ये कभी गवर्नमेंट की साजिश उसको डिक्लेयर करते थे कि वो डोनेशन या लोन जो है उसको वेव ऑफ करने के लिए काम करती है। एक पोल में पाया गया है कि 5 में से 1 पाकिस्तानी का मानना है कि वायरस को विदेशी ताकतों ने जानबूझकर फैलाया है। यहाँ तक के अस्पताल में भी डॉक्टर्स के मुताबिक बाद मरीज इस बीमारी को संजीदगी के साथ नहीं लेते। एक वाक़े में उस वक्त अस्पताल का अमला परेशानी का शिकार हो गया जब 2 मरीज जो कि कोविड पॉजिटिव थे वो अस्पताल से कुछ घंटों के लिए गायब हुए। चंद घंटे बाद वो वापस आए और उन्होंने बताया कि वो करीबी मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे। सलमा को लगता था कि वायरस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर तभी तक जब तक वो खुद संक्रमित नहीं हुई। वो हमें बताती हैं कि लोगों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार की इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि वह सही संदेश फैलाकर इन अफवाहों से लड़ने में नाकाम रही है। कोरोना के नियमों के कारण जिन मृतकों के शव परिजनों को नहीं सौंपे जा रहे, उनके परिजन डॉक्टरों को धमकियां दे रहे हैं। एक पेशेंट ही वाज सो इमोशनली चार्ज कि उसने हम सब के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज और थ्रेटनिंग मैसेजेस छोड़े। उसने हमें कहा कि आप लोगों में से, मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊँगा, आप लोगों में से किसी न किसी की टांगे तोड़ दूँगा। ऐसी धमकियों से परेशान डॉक्टर नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगे हैं। एक फीमेल थी, उनकी डेथ हुई, एक्सपायर हुई, तो नेक्स्ट डे उनकी बेटी आई है और उसने आके अब्यूज़ करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स को। वो आप लोगों ने मेरी माँ को जहर का टीका दिया, पॉइजन दिया, उसकी वजह से डेथ हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने चेताया है कि आने वाले समय में ईद के दौरान मस्जिदों में भारी भीड़ जुटेगी। इससे पहले से ही जूझ रही स्वास्थ्य व्यवस्था पर और दबाव पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कहां मस्जिद बनी कोविड अस्पताल। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया। गुजरात का गोधरा वैसे तो 2002 की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर खबरों में रहता है, लेकिन कोरोना काल में वहां सांप्रदायिक सहयोग और भाईचारे की एक अलग मिसाल देखने को मिल रही है। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां के मुसलमान समुदाय ने एक मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया है। देखिए हमारे सहयोगी दक्षेश शाह की ये रिपोर्ट। गुजरात के गोधरा में एक मस्जिद को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। अब वहां लोगों का इलाज हो रहा है। ये गोधरा की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ के कलेक्टर और अधिकारियों ने इस जगह को देख परख कर कोविड सेंटर बनाने की इजाजत दी। फिर हमने आधी मस्जिद को अस्पताल में बदल दिया और 32 बिस्तरों वाले अस्पताल की शुरुआत की। यहाँ हमने 8 पुरुष और 8 महिला आइसोलेशन बेड रखे हैं। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं और एक एक मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हम कोरोना वायरस के मरीजों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन देते हैं। रोज सवारे हमें दरेक दर्दी ने तथा हमारा जितना भी स्टाफ है, हम उन्हें ओकालो जैसी आयुर्वेद की दवा भी देते हैं और होम्योपैथिक दवा मरीजों समेत अपने स्टाफ को भी देते हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों के लिए खाना आ जाता है। मरीजों को दोपहर और रात का खाना और सुबह शाम का नाश्ता दिया जाता है। हमारी तरफ से उन्हें रोज रात को दूध, बिस्कुट और फल दिए जाते हैं। और चलते चलते दक्षिण कोरिया में मनाए जाने वाले मट फेस्टिवल की तस्वीरें, जिसे स्थानीय भाषा में बोरयोंग कहा जाता है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से ये फेस्टिवल ऑनलाइन ही मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों में टब में बैठकर इसे मना रहे हैं। गर्मी के महीने में करीब 2 हफ्ते तक चलने वाले इस त्योहार में एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की परंपरा है। बोरयोंग राजधानी सोल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ की मिट्टी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है और वहीं से पहली बार साल 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।